दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, लेक्चर 1 कंप्लीट किया हमने। अब हम लेक्चर 2 पे जो हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, और इसमें मैं आपको काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करूँगा। आज के टॉपिक के अंदर हम समाजवादी, पूंजीवादी और साथ में मिश्रित अर्थव्यवस्था के धीरे धीरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और काफ़ी डिटेल में अंदर हम जो बात करेंगे। मेरा टारगेट यहाँ पे वही बच्चे हैं जिनको इकनॉमी बिल्कुल समझ नहीं आती, जो इकनॉमी का नाम सुनते हैं उनको दिमाग में टेंशन हो जाती है। तो एटलीस्ट मेरे वीडियोस के थ्रू उनको एक ये पता चल सके कि हाँ, एक बंदा है यूट्यूब पे कि उनकी अगर इकनॉमी देख लो तो चीज़ें जो है ठीक ठाक हो सकती हैं। हालांकि मैं ये गारंटी नहीं देता कि मैं आपके यूपीएससी के 10 में से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 10 में से 10 ठीक कराऊंगा, पर मेरी अप्रोच यही रहेगी दोस्तों कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम आपके 9 क्वेश्चन जो है इन लेक्चर्स के थ्रू आपके ठीक हो जाए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्योंकि हम 100% अप्रोच कभी नहीं लेके चल सकते यूपीएससी में। अगर आप 100% अप्रोच जो है लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप गड्ढे के अंदर गिरेंगे। तो बेटर है हमेशा गो विद 90% अप्रोच। 90% अप्रोच से पेपर भी क्वालिफाई हो जाएगा और सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। मैं सिर्फ ये बोलूँगा, पेशेंस बना के रखिए, हैव पेशेंस, और साथ में इकनॉमी को एक इन्जॉय की तरह पढ़िए। इन्जॉय का मतलब यहाँ पे ये होता है हेडेक लेके नहीं। कोई आदमी कुछ ये कह देता है, कुछ ये कह देता है, उनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दें। जस्ट अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो ही देखें, ज़बरदस्ती बिल्कुल ना देखें। नहीं समझ आ रहा डिसलाइक करें और निकल जाएं अनसब्सक्राइब करके चैनल को। तो ये जो लेक्चर्स अरोड़ा आईएएस पे ही डल रहे हैं, और मैं आपको यहाँ पे ये प्रॉमिस करता हूँ कि विद इन 50-60 लेक्चर जब हो जाएंगे तो आपको पूरी पिक्चर इकनॉमी की धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएगी। अभी फाउंडेशन पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो इकनॉमी कहीं ना कहीं घबरा जाएगी। तो इसलिए जो भी टेक्निकल वर्ड्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, हम उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए समझाएंगे कि देखो दोस्तों, बुक में तो सभी है, तो आप मेरे लेक्चर्स क्यों देख रहे हो? तो चीज़ों को आप समझना चाहते हो। तो यहाँ पर हम बेसिकली समझाने के लिए ही बैठे हैं। और साथ में इसकी जो भी पीपीटी होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम अरोड़ा आईएएस पे, टेलीग्राम अरोड़ा आई सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ से भी ले सकते हो, और चाहो तो आप इसके खुद के भी नोट्स बना सकते हो। तो चलिए फिर आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम अर्थव्यवस्था के प्रकार की तरफ बढ़ें, यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, अभी तक अर्थव्यवस्था क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था यूपीएससी, और उसमें आपको एक सिखाया था कि आईएएस और यूपीएससी और सीएपीएफ में क्या है, कैसे डायमेंशन, आप इसको कैसे इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोच सकते हो। तो सेम इसी के जैसे आज हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब प्रकार ये है कि यार देखो, जैसे कि ना जैसे ही अर्थव्यवस्था आगे आगे बढ़ती चली गई, 1700 के बाद से जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, तो वैसे ही जो है ना इसको लेके फिलॉसफी भी बढ़ती गई। फिलॉसफी का मतलब ये है कि अपने अपने लोगों ने अपने अपने हिसाब से वर्गीकरण मतलब करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम मोटा मोटा देखें अर्थव्यवस्था के प्रकार को, तो हर एक राइटर की एक अपनी फिलॉसफी है। तो अगर हम सभी राइटर्स को इंक्लूड करें और एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ें, तो हमें कुछ बेसिकली 3 प्रकार से हमें ये देखने को मिलता है कि हम बेसिकली अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से जो है हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें, कुछ लोग ये भी बोलते हैं नहीं हमारे देश की तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कुछ ये कहते हैं कि नहीं ये तो अविकसित अर्थव्यवस्था है। तो आपने ऐसे सर्टेन वर्ड्स बहुत ज़्यादा सुने होंगे, साथ में आपने खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो पजल हो जाती हैं। तो लेकिन यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि अगर आप नियंत्रण के आधार पर अगर आप देखें, नियंत्रण का मतलब ये होता है जब किसी चीज़ का नियंत्रण करते हैं, मतलब जहाँ पर टॉप मोस्ट जो मतलब कि जो इकोनॉमी होती है किसके अंडर काम कर रही है। नियंत्रण का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आखिर वो वह लोग जो उस चीज़ को नियंत्रण कर रहे हैं, चाहे इसमें सरकार भी हो सकती है, राज्य भी हो सकती है। तो जहाँ पर अगर कोई प्राइवेट कर रही है नियंत्रण, तो उसको पूंजी मतलब बेसिकली जहाँ पर मतलब मैक्सिमम पैसे वाले लोग कर रहे हैं तो उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से दिया जाता है। जहाँ पर जिनका सोशल कल्चर की तरफ ज़्यादा होता है उसको समाजवादी किया जाता है। इसी की वजह से इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था भी, इसको हम नियंत्रण के आधार पर 3 पार्ट में, इनको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, नो नीड टू बी वरी। जस्ट ये देखो, नियंत्रण का मतलब यहाँ पे कंट्रोल वाली चीज़ें हो गई। तो इसमें 3 चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी होंगी। इसी के जैसे विकास के आधार पर देखें, विकास के आधार पर देखें तो हमें कुछ 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर अविकसित, साथ में विकासशील और हमारा विकसित अर्थव्यवस्था जो हमें देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये वाली कंट्री अफ्रीका को आप कह सकते हो विकासशील अर्थव्यवस्था, आप इसको इंडिया चाइना को कह सकते हो, इंडिया चाइना मिडिल ईस्ट। साथ में विकसित अर्थव्यवस्था आप इसमें अगर बात करें तो यूएसए को कह सकते हो, कनाडा कह सकते हो, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप कह सकते हो, ऑस्ट्रेलिया कह सकते हो, ठीक है, जापान कह सकते हो, न्यूजीलैंड कह सकते हो। तो ये सब जो अच्छी अच्छी इंग्लिश कंट्री हैं वो विकसित हैं। इसी के जैसे
कुछ हमारी खुली अर्थव्यवस्था, भाई वैश्विक संबंधों के आधार पर भी कहीं ना कहीं कुछ ऑथर्स जो आते हैं वो जो इसको डिफाइन करके जाते हैं कि भाई वैश्विक संबंधों के आधार पर देखें तो कोई बोलता है खुली अर्थव्यवस्था है, भारत एक सेमी खुली है या फिर अब पूरी खुल गई है, कुछ कहते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था है। तो कुछ अगर हम बात करें कि बंद अर्थव्यवस्था, नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल दिया जाता है कि भाई सारे यूएन के थ्रू जब किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो वहाँ पे जैसे ईरान को लेके भी बात होती है, इसी की जैसे हमारी नॉर्थ कोरिया को लेके बात होती है। तो ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे हर एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए अब बारी आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पहले वर्ड को समझते हैं। देखो इस वर्ड में अगर आप इस वर्ड में अगर आप चीज़ों को इसकी गहराई को समझें, पूंजीवादी, राइट। तो अगर आप पूंजी यानी कि भाई पैसा, अगर हम बात करें तो क्या है ये पैसा है, ठीक है। वादी एक कल्चर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर इस अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन के साधन, देखो मैंने उत्पादन पे इसलिए पूरा एक लेक्चर बनाया था, आप जाके पहले देखिए उत्पादन होता क्या है। उत्पादन के साधन पर जब किसी, अगर हम बात करें किसी निजी लोगों का हाथ हो, निजी लोगों का कंट्रोल हो, समझे मेरी बात को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर होता क्या है दोस्तों, जब किसी जहां पर मैक्सिमम प्राइवेट लोग हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, हमारा कंट्रोल है, हमारी, मान लो आप एक ऑनर हैं, आपका कंट्रोल है। मैक्सिमम आपकी कंट्री के अंदर मान लो प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पूंजी कैपिटलिस्ट की तरफ चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादातर ज़्यादा बढ़ती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखो यार, ये डेफिनेशन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में नहीं आएंगी। जैसे समझाने के लिए है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने अगर ऑब्जर्वेशन देखें तो हमें यह देखने को मिलता है कि जहां पर उत्पादन के जो साधन हों, ठीक है, उत्पादन के जहां साधन हों, ठीक है, वो जो साधन होने चाहिए वो बेसिकली अगर बात करें तो निजी लोगों के हाथ में हो, यानी कि निजी लोगों के हाथ में यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। साथ में सेवाओं का उत्पादन जो है यहाँ पे निजी लाभ के लिए किया जाना चाहिए, समाजकालीन कल्याण के लिए नहीं। यानी कि जहाँ पे भी, चाहे वो किसी भी चीज़ का उत्पादन, यानी वस्तु या सेवा, वस्तु में कुछ भी, चाहे ब्रेड बना रहे हो, कोई किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, सेवा में आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, जहाँ पर उत्पादन निजी लाभ के लिए जहाँ पे किया जाता है, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है। यानी कि जब एक ओनर होगा तो उसका, एक ओनर का काम क्या होगा कि भाई टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट, यही होता है ना, टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, यही होता है। आपने देखा होगा अमेरिकन, अभी आपने देखा होगा जूम कॉल पे, आपने देखा होगा जूम कॉल पे अभी एक मीटिंग हुई थी, तो इवन ये बीबीसी ने भी इस चीज़ को वीडियो के थ्रू बताया है कि करीब 700 से 900 बंदों को उसमें फायर कर दिया। एक बंदा अमेरिकन सीईओ था, इंडियन ओरिजिन अमेरिकन सीईओ था, तो उसने सडनली फायर कर दिया। अगर देखा जाए तो उसको फायर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे सबकी सोशल सिक्योरिटी भी होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी थी, अपने निजी लाभ के लिए उसने फायर कर दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब निजी लाभ के लिए कोई चीज़ का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है और अगर उत्पादन नहीं होगा तो उसको फायर भी कर देता है, जैसे कि हमने अभी जूम कॉल के हमने अभी कंटेस्ट में चीज़ों को समझा, तो उसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तौर पे समझते हैं। यानी कि एक बात समझ आई। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये हमें समझ आनी चाहिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार का सबसे न्यूनतम रोल होता है। यानी कि जो सरकार होती है, यानी कि हम जब लोग चुनाव भेजते हैं, जब हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि जब आगे जाते हैं, संसद में बैठते हैं, अगर भारतीय कंटेक्स्ट में समझें तो जब संसद में जाके बैठते हैं तो उनका ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। यानी कि वहाँ पर जब वहाँ बैठेंगे, सरकार जो करेगी सिर्फ वो कानून बनाएगी और छुटपुट कार्य, डिफेंस देखेगी, कम्युनिकेशन देखेगी, वो सारी चीज़ें कंट्रोल चीज़ें करेंगी, लेकिन वो आर्थिक गतिविधियों के ऊपर ज़्यादा नियंत्रण नहीं लगाएगी। यानी कि जो आर्थिक गतिविधियाँ जैसे बिजनेस करना, सारी चीज़ें करना, इन पे ये नहीं कि सरकार आके कूद रही और आपको इंटरफेयर कर रही है। हाँ, जो भी जरूरी कार्रवाई है, जैसे कि आपको जीएसटी नंबर लेना है या फिर आपको फॉर्म जो भरने हैं 26A भरना है, जो भी भरना है, ITR भरनी है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सरकार जो है यहाँ पर अगर बात करें तो बीच में कूदेगी नहीं किसी के बिजनेस में। ये नहीं कि अगर मान लो तुमने जीन्स की फैक्ट्री खोली तो सरकार भी आके जीन्स की फैक्ट्री खोल ले, देख देख के तुम्हारे कंप्यूटर बन जाए, ऐसा नहीं होता।
सरकार से कंट्रोल कर सकती है। तो उसमें यह हुआ कि जहां पर आर्थिक गतिविधियों में सरकार का जब न्यूनतम नियंत्रण होता है, अब ये नहीं मान लो भाई अमूल है, वो अमूल वाले हैं दूध बेच रहे, सरकार भी आए, इंडियन गवर्नमेंट आए तो वो भी क्या नाम है दूध बेचने लग जाए, तो इस तरह से चीजें अगर हम बात करें तो बेसिकली नहीं होंगी। समझा मेरी बात को? तो ये सारी चीजें अगर हम बात करें तो ये ही चीजें हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो और उनका जो बेसिकली निजी क्षेत्र पर अधिक प्रभावकारी और स्वतंत्र यहाँ पे होता है, यानी कि इनकी स्वतंत्रता भी जो होती है वो बहुत ज्यादा हमें जो है देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीजें बेसिकली आपको जो है अगर हम बात करें तो लाइक क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। तो ये सारी चीजें अगर हम बात करें तो हमें ये देखने को मिलती हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर हमें ये बात पता चला कि जहां पर सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। दूसरा हमें ये पता चला कि जहां पर आर्थिक गतिविधियां स्वतंत्र रूप से मतलब सुचारू रूप से हो सके, निजी व्यक्ति का जो बेसिकली जो मेन मोटिव होता है वहां पे प्रॉफिट कमाना होता है। जैसे आई विल गिव वन एग्जांपल मोर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दोस्तों आपने चीजें देखी होंगी कि इन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसा माइंडसेट किया लोगों के दिमाग में कि लोग जो है आज के समय इंडियन मार्केट भी कहीं ना कहीं पूंजीवादियों की कॉपी कर रही है। देखो ये कहीं नहीं है, मेरा एनालिसिस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हम एक पूंजीवादी कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जैसे कि आप देखें सरकार जिस तरह से हाथ पीछे खींच रही है, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन कर रही है। एक स्वर्ण काल था जब अगर हम बात करें 1950 से लेकर 1970 तक एक स्वर्ण काल था जिसमें सरकार का मतलब प्रत्यक्ष रोल था, मतलब गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा था हमारी इकोनॉमी को। लेकिन 1980 के बाद धीरे धीरे चीज़ें डाउन होने लगी जब तेल खाड़ी युद्ध ये वो सब बात की बात है। तो अगर मैं एनालिसिस करूं आज के दौर की चीज़ों को तो हमें ये पता चलता है भारत सरकार भी कहीं ना कहीं पूंजीवादी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, पूंजीवादी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। जिस तरह से इस चीज़ों को ओपन कर रही है, जिस तरह से चीज़ों को मार्केट में एक्सेस दे रही है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ये होता था एफडीआई बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती थी। एफडीआई का मतलब ये होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि बाहर का आदमी आके यहाँ पे जब निवेश करता था तो उसको 100 तरह के पचड़ों का सामना करना पड़ता था, गवर्नमेंट अधिकारी से साइन कराना पड़ता था। अब क्या ऑनलाइन बैठे बैठे अमेरिका में बैठ के वो एफडीआई के थ्रू मतलब कि अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकता है। साथ में इसमें और भी चीज़ें जिस तरह से कल्चर दिया जा रहा है, जैसे कि आज के समय अगर हम लोग मैकडी में बर्गर खाते हैं या पिज़्ज़ा हट में खाते हैं तो हम लोग अपने आप को एक मतलब सोचते हैं ना कि भाई हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो उसी के जैसे इंडियन गवर्नमेंट भी आज के समय हमारा एनालिसिस ये निकलता है कि कहीं ना कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। तो ये आप सर्टेन एग्जाम्पल्स कुछ आप दे सकते हैं एफडीआई वाला। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट समाजवादी भी है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। पहले पूंजीवादी के फायदे समझ लेते हैं, आखिर इसके फायदे और या इसके गुण क्या हैं। देखो दोस्तों हमें यह समझ आता है कि पूंजीवाद जो होता है वो नवाचार को बढ़ा देता है। नवाचार का मतलब यहाँ पे आपको अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो यहाँ पे बोलते दोस्तों इनोवेशन। देखो आपने देखा होगा जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जैसे कि आप मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, मैं दिल्ली गवर्नमेंट की बात नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट में भी मैक्सिमम स्कूल की हालत खस्ता ही है। वो केजरीवाल का मार्केटिंग ट्रेंड है, मैं उसके बाद में बात करूँगा। ठीक है, जैसे कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, आप अपने लेट्स सपोज अगर आप यूपी में हैं और मान लो यूपी में भी आप लेट्स सपोज मुरादाबाद से हैं, मुरादाबाद के किसी एक गाँव में हैं और वहाँ के किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था देख लें, वहाँ के स्कूल की हालत देखें और अब एक प्राइवेट स्कूल की हालत देखें। प्राइवेट स्कूल मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर होगा। एक तो ये समझ आ गया। अब देखो चीज़ों को कैसे कंपेयर करना है। अब चीज़ें फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई लैब बनानी है गवर्नमेंट ने, तो लैब बनाएगी तो खाना पूर्ति कर देगी। भाई मान लो भाई वहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि भाई इनोवेशन हो सारी चीज़ों, मान लो भाई लैब बना दी सारी चीज़ें, तो लेकिन जो भी लैब बनेगी वो सिर्फ कागजी स्तर पर बनेगी, कहीं ना कहीं खाने पूर्ति पे बनेगी। लेकिन प्राइवेट कंपनीज में, प्राइवेट मतलब स्कूल में ये होगा कि उस लैब का जो मकसद ये नहीं होगा कि खाना पूर्ति करना, क्योंकि इसको तो रिजल्ट चाहिए। तो उस कंडीशन में वो इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस करेगी। एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा इनोवेशन ये हो गया कि जैसे कि हमारी गवर्नमेंट जीडीपी का कुछ 0.5% ही इनोवेशन पे खर्च करती है। जीडीपी का सिर्फ 0.5% ही खर्च करती है, वहीं प्राइवेट कंपनियां मोर देन
3 to 5% के हिसाब से खर्च करती हैं इनोवेशन पे। तो कहीं ना कहीं पूंजीवाद से जब इनोवेशन आएगा तो नई नई टेक्नोलॉजियाँ निकलेंगी। नई नई टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा, अब एप्पल है, एप्पल का फ़ोन है, क्या है, 2 कौड़ी का फ़ोन नहीं है, सिर्फ नाम बड़े दर्शन छोटे। अगर एक ऐप आप बाहर की डाउनलोड करने की कोशिश करो तो आपकी जान निकल जाएगी, पर ऐप डाउनलोड होगा आपको एप्पल स्टोर से परचेस करना पड़ेगा। इसलिए मुझे तो एप्पल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उस कंडीशन में एप्पल क्यों अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा महंगा बेचता है? आपको पता है एप्पल आखिर महंगा होता क्यों है? आधे मैक्सिमम लोगों को तो यही नहीं पता कि एप्पल इतना महंगा क्यों है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही चीज़ अच्छी है, वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के साथ साथ आपका डेटा जो है वहाँ सेफ है। अगर आपका फ़ोन कहीं चोरी भी हो गया, गुम भी हो गया, अगर आपने क्लाउड पे अपनी आईडी बना रखी है तो आपके सारे कॉन्टैक्ट, सारी चीज़ें आपके फ़ोन में, अगर आप नया एप्पल का आईफोन लेंगे तो उसमें सेफ हो जाए, ऑटोमेटिक आ जाएंगी। बेसिकली यही एक रीज़न है जिससे एप्पल महंगा है। आधे मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता, लोग तो बस कैमरा, DSLR यही भागते हैं, बड़ी चीज़ें नहीं है। तो जब एप्पल है, एप्पल अपने इनोवेशन पे ज़्यादा प्रोडक्ट पे पैसा खर्च करता है, तो उस कंडीशन पे वो अपनी चीज़ें भी महंगी बेचता है। तो इससे क्या होता है पूंजीवाद में कि कहीं ना कहीं जब नवाचार को बहुत फायदा होगा तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट हमें जो है देखने को मिलेगा। दूसरा, पूंजीवाद और समाज दोनों स्वतंत्र और अवसर पर केंद्रित होते हैं। यहाँ पे पूंजीवाद और समाज जो है दोनों स्वतंत्रता और अवसर पर जो है बेसिकली केंद्रित होते हैं। यानी कि अगर बात करें तो पूंजीवाद और समाज जो है दोनों स्वतंत्र और अवसर पर केंद्रित होते हैं। यानी कि यहाँ पर पूंजीवादी में, समाज में कहीं ना कहीं स्वतंत्रता तो दी जाती है, साथ में एक अवसर भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे देश में लॉकडाउन लगा था, है ना, आप ये बोल सकते हो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, लॉकडाउन तो नहीं, आप ये बोल सकते हो कि विमुद्रीकरण जब हुआ था, रातों रात पेटीएम पे मोर देन 1 मिलियन डाउनलोड हो गए थे। अवसर, अगर यही पेटीएम के गवर्नमेंट कंपनी में होता, मतलब गवर्नमेंट के अंदर होता, तो क्या ये पॉसिबल होता? जिस तरह से आज अपने पेटीएम अपने IPO, मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफर्स जो निकाल रहा है, अगर बात करें शेयर मार्केट में, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से चीज़ों को अगर हम बात करें तो ये एक अवसर की तरफ लेके आता? स्वतंत्रता, ऐप बनाया, खुद एक स्वतंत्र है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें समाज में स्वतंत्रता और अवसर पे हमारा बेसिकली पूंजीवाद जो है केंद्रित रहता है। पूंजीवाद आबादी की ज़रूरतों को पूरा करता है। आबादी की ज़रूरतों का मतलब यहाँ पे ये हुआ, बच्चे पैदा करना नहीं दोस्तों, ठीक है। जो भी अगर पॉपुलेशन अगर बढ़ भी रही है या फिर जो भी लोग हैं, उनकी जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो उनकी चीज़ें हैं एसेंशियल्स, उनको बेसिकली जो है पूरा करता है। पूरा करने का मतलब ये है जो भी ज़रूरतें होंगी उसको जो यहाँ पे पूरा, हालांकि यहाँ पे सरकार जो पीछे रह सकती है, लेकिन भाई पूंजीवाद इसलिए करेगा इसको मतलब पैसा कमाना है, सिंपल सी बात है। तो उस कंडीशन में उनकी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें जो है बेसिकली पूरा होती हैं। पूंजीवाद स्वयं नियामक है, यानी खुद ही चीज़ों को अपने आप कंट्रोल करता है। अगर चीज़ें नहीं बिकेंगी तो क्या होगा? ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं अगर बात करें स्वयं नियामक के तौर पर हमें देखने को मिलता है। पूंजीवाद समग्र रूप से समाजों की मदद भी करता है। भाई सही बात है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पर मतलब बात है समाज की भी मदद होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रोन निकाल दिया, मान लो भाई किसी, अगर हम बात करें किसी कंपनी ने मान लो ड्रोन निकाल दिया, है तो प्राइवेट, लेकिन समाज में कहना कि सिक्योरिटी के लिए और भी मेडिकल फैसिलिटी के लिए, एम्बुलेंस के लिए ऐसे ड्रोन को यूज़फुल लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता। तो उस कंडीशन में चीज़ों को जो है अगर बात करें तो समाज में कहीं ना कहीं ये बेसिकली मदद कर सकता है। तो दोस्तों इसके नुकसान भी देख लें। अभी तक हमने इसके प्रोज देखे, तो गुण भी देख लेते, अवगुण भी देख लेते फटाफट। दोष, अवगुण, बात एक ही है। धन और आय के वितरण की असमानता। आपको पता है एक ऑक्सफोम की रिपोर्ट आई थी, ठीक है। ऑक्सफोम की रिपोर्ट में दोस्तों एक बात बहुत अच्छी बोली। उन्होंने ये बोला, ये 2020 की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये बोला 67% इंडियंस जो हैं वो इंडिया की जितनी ऑफिशियल GDP है, मतलब 10% जो पीपल हैं इंडिया के, वो मोर देन 67% पैसा रखते हैं अपने पास भारत का। सिर्फ भारत के 10% लोग 67% जो है पैसा रखते हैं। वहीं अगर हम इसको अगर भारत के 1% लोग बोल दें तो कई 50 मोर देन 50% पैसा सिर्फ 1% लोग रखते हैं भारत के पैसे का। मतलब सोचिए भाई, 1% लोग 1 करोड़ का, 1 करोड़ अभी 40 लाख 1 अरब 40 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है,
उसका सिर्फ 1% लोग जो है मोर देन 50% पैसा 50% पैसा अपने पास रखते हैं। 1% लोग, क्या होता है 1%? कुछ भी नहीं होता। सोचिए अगर हम टॉप ये देख लें तो इतना पैसा इन, यानी कि इसका मतलब क्या है, धन और आय की जो है वितरण की असमानता हमें जो देखने को मिलती है ऑक्सफैम की रिपोर्ट के द्वारा। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट आप जो है कोटेशन में डालेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपरिहार्य के रूप में कक्षा संघर्ष हमें देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पर पुअर आदमी बहुत ज़्यादा पुअर होता है और रिच आदमी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि रिच होने लगता है, तो जिसके कारण कहीं ना कहीं एक तरह से क्लास है, सॉरी ये कक्षा नहीं बोलोगे यार, ये ट्रांसलेशन गलत हुई है, तो संघर्ष एक तरह से हमें बात करें क्लास का, एक तरह से संघर्ष जो हमें देखने को मतलब कि जो क्लास जो बनी है पुअर और रिच की, उसमें कहने में संघर्ष जो हमें देखने को मिलता है। सामाजिक लागत बहुत अधिक यहाँ पे जो है देखने को, सामाजिक लागत का मतलब दोस्तों ये हुआ कि पूंजीवादी में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं जिसमें आपकी सोशल इकोनॉमी होती है, जैसे कि अगर आप कोई चीज़ गवर्नमेंट के अंदर है तो ये गवर्नमेंट का दायित्व, राज्य का दायित्व बनेगा कि वहाँ पर सोशल जो फैक्टर्स, जो सोशल चीज़ें हों उनकी मतलब चीज़ें फ्री हों। जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया के अंदर अगर हम बात करें आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, राइट, आप चाहो तो फ्री में इलाज करा सकते हो। अगर आप दिल्ली के निवासी हो या फिर दिल्ली से रहते हो, दिल्ली में भी रहते हो, आप दीनदयाल उपाध्याय चले जाओ यार, या फिर ये JPG चले जाओ, या फिर आप एम्स चले जाओ, आपका फ्री में इलाज होगा। US जाओ, मैं गया हूँ वहाँ पे दोस्तों, पता है आप बिलीव मानेंगे मेरा फ्रेंड था वहाँ पे, जैक ज़ेवियर, फ्रेंच बंदा था, उसके ना दांतों में दर्द हो गया था। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी, मैं आई वाज शॉक्ड, रियली आई वाज शॉक्ड। तो उसने बोला यार कि मिस्टर अरोड़ा, आई हैव अ पेन इन माई टीथ सो आई एम गोइंग विद डॉक्टर। ठीक है भाई तू जा। न्यूयॉर्क में एक हॉस्पिटल था, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे ये हुआ कि उस बंदे ने उस दांत का मतलब 2 दांत मतलब उसके फिलिंग कराए, मतलब फिलिंग कराए, समझे, अगर इंडियन में बात है तो यार ये CTR पता नहीं RTR जो भी है नाम है, वो स्कैन कराए थे। उसका जो बिल बना था कुछ मान के चलो $48,000 बना था। समझो $48,000 सिर्फ 2 दांत के। अबे यार $48,000 सिर्फ 2 दांत की फिलिंग। ये सच्ची स्टोरी है, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये सच्ची स्टोरी है। अब लेकिन जब आप अमेरिकन जाते हैं, जब अमेरिका जाते हैं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप वहाँ के लीगल मतलब कि अगर आप हैं मतलब जॉब करें लीगल वे में, इलीगल नहीं, इलीगल तो मैसेज में भरा पड़ा है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ तो साले मतलब बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। सेम लाइक जैसे इंडिया में है, बांग्लादेशी कूद के आ जाते हैं इंडिया और आपको केरला UP या लेबर करते हैं। तो जो बंदा लीगल होता है तो उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर होता है, इससे मैंडेटरी, और वहाँ पे इंश्योरेंस बहुत महंगा है। तो उस कंडीशन में उस कंपनी ने $48,000, यानी कि आप ये से समझो $1 में आज के तौर पर 75 रुपये हैं, तो 48,000 रुपये को 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो अमाउंट सिर्फ उसके 2 दांत की फिलिंग में लगा। समझो इस चीज को, सिर्फ 2 दांत की फिलिंग में। तो 2 दांत की फिलिंग जब इतना लगा तो क्या एक गरीब आदमी है 48,000 तो दे नहीं पाएगा, $48,000 कहां से देगा। तो जिसके कारण कहीं ना कहीं सामाजिक लागत बहुत ज़्यादा यहाँ पे कठिन हो गई। तो उसी कंडीशन में ये चीज़ें पता चली कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सामाजिक लागत बहुत ज़्यादा है अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो। वहीं हमारे देश में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज एटलीस्ट खुदा ना खास्ता अभी भी बहुत अच्छी हैं। लोग कहते हैं ना भारत को लोग गालियाँ बकते हैं, ये है वो। सच बताऊँ, भारत को दिल से पहचानो, इससे अच्छा कोई देश नहीं है। और ऑनेस्टली बोलो, प्राउड टू बी इंडियन, मुझे इसलिए अपने भारत में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सामाजिक लागत यहाँ पे बहुत अधिक। दूसरा, पूंजी अर्थव्यवस्था की अस्थिरता। अब भाई देखो, कोलैप्स भी हो सकती हैं चीज़ें, जिसके कारण अगर चीज़ें जो होती हैं वो अस्थिर भी हो सकती हैं, तो जिसके कारण ये सारी चीज़ें हमें पूंजी अर्थव्यवस्था की अस्थिरता। लेट्स सपोज कोई कंपनी मान लो बहुत टॉपर, मान लो इसमें ब्लॉक हो गए। ब्लॉक मतलब जैसे हमने लेमन ब्रदर्स का 2008 में देखा था, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी, देखा था, जिससे से मंदी आने लगी थी। तो कहीं ना कहीं इसमें अस्थिरता भी हमें देखने को मिलती है। बेरोजगारी और रोजगार के तहत
वर्किंग क्लास में पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा यहाँ पे जो हमें नहीं देखने को मिलती। मतलब कि जब भी फायर, मतलब जो एक वर्ड होता है फायर, उस फायर को ख़त्म किया जाता है। मतलब कि भाई आज नौकरी है कल नहीं है। आप लोग हमारे लेक्चर्स क्यों देख रहे हैं? ताकि यू नीड अ जॉब सिक्योरिटी, कि यार एक बार आई से पीसीएस में हो जाए तो एटलीस्ट ज़िंदगी भर मतलब लाइफ जो है सेट रहेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी किसी काम की, इस काम की। तो उसी के जैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिकली मतलब कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं। तो ये था दोस्तों पूंजीवाद को मैंने बहुत डिटेल में अपने एस्पेक्ट से भी समझाया, भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी समझाया, और जो मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है मैंने उसके हिसाब से भी थोड़ा आपको एग्जांपल दिया। आई होप आप चीज़ को बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर समझ पाएँ कि किस तरह से कैसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।